गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। तो अभी तक हमने जो है वो पढ़ा था बहुपद के बारे में। हमने जो बहुपद चैप्टर जो हमारा है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ना शुरू कर दिया था समीकरण के बारे में कि समीकरण क्या होता है, और फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें नाम से ही बच्चों क्लियर हो रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें क्या हो, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। दूसरी चीज वो कैसा हो, तो वो रैखिक हो। रैखिक का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात एक हो। ठीक है, एक तो पहली क्या बात हो, उसमें एक ही चर हो। दूसरी बात वो रैखिक हो। तीसरी बात वो एक समीकरण हो। तो इन तीनों की कुछ विशेषताएं हैं। अगर आपको वो पता है तो आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचान पाओगे। अगर आपको नहीं पता तो आप पहचानने में थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है एक चर। एक चर का मतलब है कि जो भी आपने अपना समीकरण लिखा है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर का आप इस्तेमाल कर गुड सकते इवनिंग हो। मैम। जैसे मान लो यहाँ पर हमें पता है चर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, है ना। तो अगर मैं कोई समीकरण लिख रही हूं तो मुझे ए टू जेड सिर्फ एक ही चर का यूज करना है, एक ही चर का इस्तेमाल करना है। हाँ बेटा, सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे, रैखिक भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं एक चर की। तो अगर आपने ए से जेड के बीच में बी को चुना तो आपको पूरे समीकरण में बच्चों सिर्फ बी का ही इस्तेमाल करना होगा। बी के अलावा अगर आपने सी ले लिया, डी ले लिया, एक्स ले लिया, तो फिर आप उसको एक चर वाला समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, कितने समीकरण, कितने चर आप यूज कर सकते हो? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चर। इसके उदाहरण करेंगे। पहले आपको बस ये समझ में आना चाहिए था कि चर क्या होते हैं और कितने चर हम ले सकते हैं। तो सिर्फ एक चर। ठीक है, बात करते हैं रैखिक की। तो रैखिक बच्चों वो होता है जिसमें चर की सबसे बड़ी घात, ठीक है, जो हमारा चर है उस चर की सबसे बड़ी घात जो है वो कितने के बराबर होती है? तो वो एक होती है। सबसे बड़ी घात कौन होती है? तो एक होती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रैखिक। ठीक है, और बात करते हैं समीकरण की। तो समीकरण बच्चों क्या होता है? समीकरण को पहचानने के लिए आपको मैं बताऊं तो उसमें दो चीजें आपको नजर आएंगी। पहला आपको नजर आएगा कि उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें एक राइट हैंड साइड है, और इन दोनों के बीच में एक बराबर है का निशान भी है। ठीक है, तो देखिए अभी जितने भी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और अगर आपने लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया था और इसकी रिकॉर्डिंग पे अगर आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक मतलब जिसमें सबसे बड़ी घात एक हो, समीकरण मतलब जिसमें दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष हमें बराबर है कि इस तरफ नजर आता है, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट। एच मतलब हैंड। ठीक है, कुछ बच्चे इसे जल्दबाजी में लेफ्ट हैंड साइड पढ़ते हैं, नहीं, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड मतलब कि उल्टे हाथ की तरफ को होता है। और बात करें आरएचएस की, तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे सीधे हाथ की तरफ को, ठीक है, जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ को लिखा जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। और इनके दोनों के बीच में होता है बराबर है का निशान, इसी को समीकरण कहा जाता है। तो चलिए एक समीकरण लिखते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो पहले एक समीकरण लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रही हूं, 9x-11 बराबर है 16। ठीक है, देखिए तो यहां पर मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। मुझे कैसे पता चला कि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है? किसके कारण मुझे ये चीज पता लग रही है? तो इस बराबर है के निशान के कारण। देखो जैसे हम संख्या रेखा बनाते थे, है ना, संख्या रेखा बनाते थे तो बिल्कुल बीच में लिखते थे हम जीरो को। जीरो के इस तरफ सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो के इस तरफ सभी नेगेटिव नंबर, तो केंद्र हमारा कौन होता था? जीरो। तो वैसे ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है, उसका पता हमें किसके द्वारा लगता है? तो इस बराबर है के निशान के द्वारा। ठीक है, और समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज बराबर है का निशान ही होता है, क्योंकि यही समीकरण को बहुपद से अलग करता है। अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिखती हूं, सिर्फ मैंने इसे इतना लिखा 9x माइनस 11, तो क्या ये समीकरण कहलाया जाएगा? फटाफट से बताएं, यस और नो? लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन इसका नाम क्या है? इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? ये एक बहुपद है। तो बहुपद और एक समीकरण में क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का अंतर, एक बराबर है का निशान का अंतर है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा समीकरण के बारे में। समीकरण अब मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की। अभी तो हम नॉर्मल सा समीकरण लिख रहे थे। नो मैम, नहीं समझ आया? ये बेटा आपको समझ नहीं तो दोबारा पूछ सकते हैं। जिन्होंने नो मैम लिखा है उनसे मैं पूछ रही हूँ। मैंने एक बार और समझा दो। ठीक है, फिर समझते हैं। देखो, समीकरण में क्या होता है? समीकरण में हमारे पास दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा था 9x माइनस का 11। ठीक है, और यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया बराबर है का। फिर मैंने उसके आगे लिख दिया था 16। ठीक है, तो ये एक समीकरण है, इसे हम एक समीकरण कहते हैं। तो इसमें और जो हमने पीछे बहुपद पढ़ रखा था, उन दोनों में क्या अंतर है? तो ध्यान से अगर हम देखें तो बहुपद में बच्चों हमें कोई भी बराबर है का निशान जो है वो नहीं मिलता है। बहुपद में हमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ मिलता है, 9x माइनस 11। ये हमारे एक बहुपद है। लेकिन जब उसके आगे एक बराबर है का चिन्ह लग गया और उसके आगे हमने कुछ लिख दिया, तो उसे हम फिर समीकरण कहते हैं। समीकरण क्या दर्शाता है? तो समीकरण हमें दाएं और बाएं पक्ष में समानता ऐसा दर्शाता है। समीकरण हमें ये बता रहा है कि आपका जो ये वाला पक्ष है, ठीक है, ये 16 के बराबर ही आना चाहिए। अभी आप बोलेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे यहाँ पर हम कुछ x की वैल्यू डालें और ये 16 आए? ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम एक साधारण समीकरण ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x जमा 4 बराबर है 10। तो ये भी एक समीकरण है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास तीन चीजें हैं। पहली है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड, और तीसरा है ये बराबर है का निशान। सबसे जरूरी क्या होता है समीकरण के लिए? तो बराबर है का निशान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, ये हमें ऐसा बता रहा है कि जो आपका x जमा का 4 है बच्चों, वो 10 के बराबर ही आएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि आपको किसी भी तरह से इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर करना है। तो अगर ये कह रहे हैं x जमा 4 बराबर है 10, तो बताइए x की वैल्यू कितनी है या x का मान कितना है? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है बच्चों। 6, x की जगह पे 6 लिखेंगे, उसमें 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने इसको ऐसे आगे को हल करके नहीं लिख रही हूं, मैं ध्यान से देखिएगा मैं इसे कैसे लिख रही हूँ। 6 जमा 4 मैंने लिख दिया, बराबर है का निशान मैंने यहां से उतारा और 10 भी मैंने यहां से नीचे उतारा। ठीक है, अब इसको जो मैंने हल करना है तो नीचे की तरफ को हल करना है। ठीक है, नीचे की तरफ को, आगे को आप इसको ऐसा मत समझिए कि मैंने 6 जमा 4 बराबर है 10 लिखा है, नहीं, मैंने इसको उतार के लिखा 6 जमा 4 और इसको उतार के मैंने लिखा है 10। अब इसको हल करना है नीचे की तरफ को, तो 6 में 4 जोड़ो 10 आ गया, ये बराबर है का निशान ऐसे का ऐसा, और यहां से भी मैंने 10 नीचे उतार लिया। तो देखो ये जो है वो दोनों के दोनों पक्ष बराबर है। अगर ऐसा होता, क्या होता? अगर मैं x की जगह पे यहां पर देखो क्या लेती, अगर मैंने यहाँ पे x की जगह पे क्या लिया, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, x जमा 4 बराबर है 10 था, मैंने x की जगह पे ले लिया 5। ठीक है, 5 जमा 4, और ये बराबर है ऐसे कैसा नीचे उतारा, 10 भी ऐसे कैसा नीचे उतारा। इसको हल कीजिए तो 5 जमा 4 आएगा 9, बराबर है, इसको नीचे उतारो 10। ठीक है, तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हुए? क्या 9 और 10 कभी बराबर हो सकते हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। देते हैं। तो हमने ये यहाँ पे सीखा कि यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो क्या इसे हम समीकरण कहेंगे? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम।
ठीक है, ये एक समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें हम कहेंगे कि समीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे बात करें तो समीकरण संतुष्ट हुआ, क्योंकि समीकरण हमें बार बार कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। जब हमने हल किया तो बराबर आई, ठीक है। लेकिन इसका हल हमने कैसे निकालना है, इसका हल हमने कैसे निकालना है वो हम बाद में सीखेंगे, अभी आज की क्लास में। 9 इसलिए आया क्योंकि मैंने x की जगह पे अपनी मर्जी से 5 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की जगह पे अपनी मर्जी से 5 लिया है, जबकि यहाँ पर 6 आना चाहिए था। कैसे आना चाहिए था, कैसे पता लगता है कि 5 लिखें कि 6 लिखें कि 12 लिखें कि 10 लिखें, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए हम बस ये सीख रहे हैं कि समीकरण क्या होता है और वो हमें क्या समझाना चाहता है। तो समीकरण बस ये समझाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, अब अपना टॉपिक देख लेते हैं, हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी, आपको पता है कि समीकरण कैसा दिखता है, उसके पास 3 चीजें होती हैं, 2 पक्ष और एक बराबर है का निशान। लेकिन आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो समीकरण हम लिख रहे हैं क्या वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो उसका पता लगाने के लिए आपको बच्चों 3 चीजें पता करनी होगी, ठीक है। आपको क्या पता करना होगा, 3 चीजें आपको पता करनी होगी। अपने समीकरण को ध्यान से देखिए और आपने देखना है कि क्या वो एक चर वाला है, क्या वो रैखिक है और क्या वो समीकरण है। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसे कहेंगे कि वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर इनमें से कोई एक पे भी क्रॉस लग जाए, कट लग जाए, तो हम कहेंगे वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो अभी इसका भी एक उदाहरण कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें जो है वो मैथ ज्यादा समझ आता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा है 5x - 10 बराबर है 4। तो आपने इसमें कितनी चीजें देखनी है, 3 चीजें। बताइए क्या ये एक चर वाला है? यस मैम। ठीक है, कौन है इसमें चर, उसका नाम बताइए। एक्स मैम। एक्स है मैम। ये रैखिक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या होता है बच्चों रैखिक? जिसमें सबसे बड़ी घात 1 हो। हाँ, जिसमें सबसे बड़ी घात 1 हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये x मेरा चर है और इसके पास सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो मैं कहूंगी हाँ ये रैखिक भी है। क्या ये समीकरण है? यस मैम। यस, ये एक समीकरण भी है। क्यों? क्योंकि इसके पास बराबर है का निशान भी है, इसके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तीनों चीजें इसके पास थी, तो हम कहेंगे ये एक समीकरण भी है। एक चर भी, रैखिक भी, समीकरण भी, तो हम कहेंगे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसको हम कहेंगे यस। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की, ध्यान से देखिएगा। 10x जमा 9 बराबर है z। क्या ये एक चर वाला है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, No, yes और ma'am, no? ठीक है, कितने चर हैं इसमें? दो मैम। दो चर। नो मैम। ठीक है, कौन कौन कौन? एक्स जेड। x और z, ठीक है। क्या ये रैखिक है? नो मैम। यस मैम। नो मैम। यस मैम। रैखिक, तो रैखिक में हम सिर्फ घात देखते हैं, घात तो इसके पास एक ही है, चाहे इसकी देखो चाहे इसकी देखो, घात तो एक ही है, तो इसको कहेंगे हाँ ये रैखिक भी है। क्या ये समीकरण है? यस मैम। तो इसमें देखिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली, ये वाली भी, लेकिन इसको ये पूरा नहीं कर पाया, तो इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है वो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इसमें 2 चर आ गए थे। बेशक ये समीकरण है, बेशक ये रैखिक भी है, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है, तो हम इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं कह सकते, ठीक है। अगला उदाहरण करते हैं, तो इसका है नो। 5x स्क्वायर माइनस 10 बराबर है 4। बताइए क्या इसमें एक ही चर है? यस मैम। अरे बेटा x ही है। क्या ये रैखिक है? नो मैम। नहीं है, ठीक है। क्या ये समीकरण है? यस मैम।
ये समीकरण भी था, ये एक चर वाला भी था, लेकिन ये रैखिक नहीं था, इसलिए हम इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, बस आपने 3 चीजें ढूंढनी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक भी गलत हो गई तो उसको हम नहीं कह सकते एक चर वाला रैखिक समीकरण। अभी 2 उदाहरण हम और करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी अगला उदाहरण है 3x जमा 4 बराबर है 5x-2। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने चर हैं इसमें? एक मैम। इसका नाम है x। ये रैखिक है? Yes, ma'am. रैखिक समीकरण है? यस मैम। चलो, अब देखो, ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, तो ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 चर हैं, एक ये वाला x, एक ये वाला x। लेकिन आप अगर x का ही इस्तेमाल कर रहे हो बच्चों, फिर आप उस x को चाहे 10 बार क्यों ना लिख लो, तब भी हम उसे एक चर वाला ही मानते हैं। ठीक है, चाहे हम इस x को यहाँ पे 50 बार लिख लें, लेकिन जब तक ये x रहेगा तब तक हम इसे एक चर वाला ही कहेंगे। ध्यान से देखिए, x रहेगा तो, अगर x स्क्वायर आ गया तो फिर ये एक चर वाला तो होगा पर रैखिक नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 3x जमा 4 बराबर है 5x का स्क्वायर माइनस 2, तो हम कहते कि ये एक चर वाला तो है, यूज तो इसमें हम x का ही कर रहे हैं, लेकिन ये रैखिक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पर आ गई 2। ठीक है, तो आपने बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको पूरे समीकरण में एक ही चर नजर आए तो उसको आप कहेंगे एक चर वाला, फिर वो चाहे 10 बार ही क्यों ना लिखा गया हो। ठीक है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे कि आपका चर जो है वो, मान लो अगर यहाँ पर a मैं लिखूं ऐसे, a प्लस 5 प्लस 2a बराबर है 9a जमा 10 माइनस a। तो यहाँ पर a भले ही 1 2 3 4 बार मैंने लिखा है, लेकिन है तो ये a ही, तो इसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण ही कहेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिटाती हूँ और एक आखिरी एग्जांपल करते हैं और फिर बढ़ते हैं हम आगे। लास्ट एग्जांपल आपके पास ये है 9x जमा 1। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो मैम। अच्छा, जो बच्चे नो कह रहे हैं, रीजन भी बताएं क्यों नहीं है। क्योंकि मैम ये समीकरण नहीं है। हाँ, क्योंकि ये समीकरण ही नहीं है। ध्यान से देखिए, समीकरण भी तो होना चाहिए। समीकरण में क्या होता है, बराबर है का निशान, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए हम इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे, पर हम इसे एक चर वाला बहुपद कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बहुपद ये बन रहा है पर ये समीकरण नहीं बन रहा, इसलिए इसका आंसर है नो। तो ये थे कुछ उदाहरण। अब इन्हीं को आपने ध्यान में रखना है सभी चीजों को, और अपना एक क्वेश्चन करना है पोल में। तो अभी के लिए कर लेते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बच्चों अभी एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि जिसमें आपने शायद उसको ढूंढना हो। 3 चीजें, हाँ 3 चीजें देखनी है। पहला कि एक चर होना चाहिए, दूसरा रैखिक होना चाहिए, तीसरा वो समीकरण भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए, ऐसा आपसे पूछा गया है। हाँ, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो मैं यहां लिख लेती हूं कि आपने क्या क्या चीजें ढूंढनी है। पहला आपने ढूंढना है एक चर, दूसरा आपने ढूंढना है रैखिक, और तीसरा आपने ढूंढना है समीकरण। मतलब ये तीनों चीजें होनी चाहिए, किसमें, तो 4 में से एक ऑप्शन में। ऑप्शन भी ध्यान से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है x जमा 5, दूसरा ऑप्शन है x माइनस 1/2 बराबर है 0, तीसरा ऑप्शन है y की घात 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस y बराबर है 0, और चौथा ऑप्शन है x स्क्वायर जमा 5 बराबर है 0। तो ऐसा ऑप्शन एक यहाँ पर होगा जिसमें एक ही चर है और वो रैखिक भी है और वो समीकरण भी है। इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में जाके, जो कि बच्चों ओपन हो चुका है। ध्यान से देखिए,
और अपना आंसर दीजिए। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, हो गया मैम। ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी 8 हो गया बच्चों के मैम। आंसर आ चुके हैं। बच्चों एक ही चर मैम। हो, रैखिक भी हो, रैखिक का हो गया ध्यान मैम। रखिए, रैखिक मतलब घात सबसे बड़ी एक होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में हो वो गया मैम। समीकरण भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिनका हो गया हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए फटाफट से। क्लास में हमारे पास अभी है हो गया 16 टीचर। बच्चे। 16 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, 4 बच्चे अभी रहते हैं। तो हैंड रेज कर लो जिन्होंने आंसर दे दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया उनके फिर मैं यहाँ से नाम बोल पाऊं ताकि। प्रिया बेटा आंसर दे दीजिए, अजमेर सिंह जी के नाम से जो है बेटा आप भी आंसर दे दीजिए, राजेंद्र कुमार जी के नाम से जो है बेटा आप भी अपना आंसर दे दो, और सीमा बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो बच्चों। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो कौन कौन है? प्रिया बेटा अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, सीमा ने आंसर दे दिया। प्रिया बेटा आपने अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक स्टूडेंट अभी भी रहते हैं। तो बच्चों 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आप अपना आंसर दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड, और कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर चूज किया है ये बच्चों आपको नजर आ रहा होगा पोल सेक्शन में ही। जाइए सभी बच्चे और देखिए ध्यान से, वहां पर आपको दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन पे टिक किया था। ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा जो है वो किसको बच्चों ने अपना आंसर माना है? बी को मैम। बी को। ठीक है, तो करते हैं पहले बी की ही बात, पहले बी की बात करते हैं। क्या ये इसमें एक चर है? यस उसका नाम है एक्स, एक ही चर है। ठीक है, क्या ये रैखिक है? यस मैम। क्योंकि सबसे बड़ी घात No, एक है। ma'am. क्या ये समीकरण है? यस मैम। ये समीकरण है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फिर उसके बाद बहुत से मतलब उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को भी काफी बच्चों ने सिलेक्ट किया था, तो डी को ध्यान से देखते हैं। ये बच्चों इसमें एक चर तो था, लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज है जिस कारण से हम इसे एक चर वाला, ठीक है, ये रैखिक नहीं है। क्यों? इसकी बड़ी घात दो। हाँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, लेकिन रैखिक के लिए सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 1। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर गलत है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर में एक चर भी था, ये रैखिक भी था, लेकिन ये समीकरण ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर है का चिन्ह ही नहीं था, इसलिए ये भी गलत। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ना तो ये रैखिक है और ना ही इसमें एक चर है, ना एक चर ना रैखिक, समीकरण तो है पर एक चर और रैखिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत। तो जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्यों है, तो मुझसे अपना डाउट बच्चों आप पूछ सकते हो। अगर समझ आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम सीखेंगे समीकरण का जो हल है वो पक्षांतरण विधि द्वारा कैसे किया जाता है। जैसे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर लिखा था कि x जमा 4 अगर 10 के बराबर है तो x का मान यहाँ पर 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तभी 10 आता है। तो हमने यहाँ से तो ऐसे ही पता लगा लिया कि x जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसी बड़े समीकरण की, मान लो हमें कोई ऐसा समीकरण मिल गया 988x जमा 50 बराबर है 112। ठीक है, ऐसा कोई समीकरण मिल गया, तो क्या हम सिर्फ इसको देख के ही पता लगा पाएंगे कि x का मान कितना है? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। तो इसीलिए इसके मान को जो हमने निकालना है उसके लिए एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं पक्षांतरण विधि। बेटा अभी तक आप बी टाइप कर रहे हैं, अब टाइप ना करनी प्रिया बेटा, ठीक है, वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको देखते हैं। ठीक है,
तो हम पढ़ रहे हैं कि समीकरण का हल कैसे निकालना है। सबसे पहले अगर आपको एक समीकरण दिया होगा, आपको लिखा गया होगा कि y जमा 10 बराबर है 150, ठीक है, और आपको बस इतना लिखा होगा कि इसको जो है वो हल कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हल कीजिए का मतलब क्या है। अगर हम किसी समीकरण का हल निकाल रहे हैं तो उस हल का मतलब क्या होता है, तो उस हल का मतलब होता है कि समीकरण में जो चर हमें नजर आ रहा है उस चर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, उस चर का मान ज्ञात करो। मतलब कि हल करने का मतलब है कि y की वैल्यू कितनी है, y का मान कितना है, उसका पता लगाइए। आपको क्वेश्चन में, हाँ आंसर सभी का ठीक है, पर मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं क्या आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसा आएगा। क्वेश्चन में कभी ऐसा, हर बार ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि y का मान ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन में हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि y की वैल्यू को फाइंड करें या y के मान को ज्ञात करें। क्वेश्चन में आपको मिलेगा समीकरण और होगा लिखा हल कीजिए। तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा बच्चों, हल करने का मतलब है कि इसके चर की वैल्यू को फाइंड करो, जो कि सभी बच्चों का ठीक है 140, ठीक है। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे, कैसे करना है। ये तो छोटा समीकरण था, बड़े समीकरण को कैसे हल करना है वो अब हम सीखेंगे। तो बस यहाँ पे वही इन्होंने लिखा है कि किसी समीकरण के हल का मतलब होता है समीकरण में उपस्थित चर के मान को ज्ञात करो, और समीकरण का हल ही समीकरण को संतुष्ट करता है। ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इस बार एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी समीकरण को संतुष्ट करना मतलब कि उसके लेफ्ट हैंड साइड को उसके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना, उसी को हम कहते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट हुआ, ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि x जमा 4 बराबर है 10 था, तो यहां पर हमने बोला कि x की जगह पे 6 लिखो, 6 जमा 4 करोगे तभी तो 10 आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा समीकरण बच्चों संतुष्ट होता है, कैसे, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। लेकिन वहीं हमने दूसरा उदाहरण लिया था कि मान लो मैंने जो है वो x की जगह पर क्या किया, मैंने x की जगह पर 6 ना लिख करके 5 लिख दिया और जमा कर दिया उसमें 4, तो कितना आएगा, 5 जमा 4 आएगा 9, और वो 10 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुई, तो हम कहेंगे हमारा जो समीकरण है वो भी संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है। संतुष्ट कौन करेगा, कौन किसी समीकरण को संतुष्ट करता है, तो उस समीकरण का जो हल होता है वही हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो इसका हल कौन है, इसका हल 6 है। मुझे कैसे पता लगा इसका हल 6 है, क्योंकि जब मैंने x की जगह पर 6 रखा तभी ये एक दूसरे के बराबर प्राप्त मुझे हुए। ये बात सभी को समझ आ रही है कि इसका हल 6 क्यों है, क्योंकि जब मैंने x की जगह पे 6 लिखा तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई, ठीक है। इसका मतलब हल ही संतुष्ट करेगा किसी समीकरण को, और जो संख्या समीकरण को संतुष्ट करती है वही उसका हल होता है। देखो मैं आपको यहाँ पर 2 लाइनें बता रही हूँ। पहली लाइन मैंने क्या कही कि समीकरण का हल ही उसे संतुष्ट करेगा, ठीक है, जो समीकरण का हल होगा वही उसे संतुष्ट करेगा। और दूसरी लाइन इसी से निकल के आ रही है कि जो संख्या समीकरण को संतुष्ट कर पाती है वही हमारा हल कहलाती है, ठीक है। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अभी आपको ये लाइन कितने अच्छे से समझ आई। तो आपसे पूछा गया है कि ये हमने पिछली क्लास में किया है इसलिए इसको अभी हम नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ और ले लेती हूँ, समीकरण यही रहेगा, x बराबर है 4, ठीक है, और समीकरण है आपका 2x - 2 बराबर है 4। आपने बताना है अगर मैं x की जगह पे 4 लिखती हूं तो क्या ये मेरा हल होगा, क्या ये x बराबर है 4 इस समीकरण का हल है, बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर यस है। यस मैम। यस चलो मैम। देखते हैं, मैम। देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है 2
x माइनस 2 बराबर है 4। x की जगह पे मुझे 4 लिखना है, ठीक है। अभी इन्होंने कहा नो, ठीक है, तो देखते हैं। x की जगह पे मुझे 4 लिखना है, तो मैंने 2 लिखा, यहाँ पर गुणा कर दिया उसमें 4 और माइनस का 2 बराबर है 4। इसको हम ऐसे का ऐसा ही बच्चों नीचे उतारते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि इसको हल करके 4 आ रहा है, नहीं। समीकरण को जब हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे नीचे को हल होती है और राइट हैंड साइड भी नीचे को हल होती है, ठीक है। ये सभी को याद रहेगा कि कहाँ को हल होती है, तो नीचे की तरफ को। तो इसको हल कीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे, बराबर है 4। ऐसे कैसा यहाँ से उतरा है, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने 8 को माइनस करके, 8 में से 2 माइनस करके 4 लिखा, नहीं। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हल हो रही है और ये मेरी राइट हैंड साइड चल रही है, ठीक है। अभी देखें तो इसको जब मैंने हल किया तो यहाँ पर 8 में से जब 2 माइनस हुए तो 6 आया लेफ्ट हैंड साइड में और 4 था राइट हैंड साइड में। तो क्या ये दोनों बराबर है? नो No, मैम। ma'am. नहीं है। तो क्या हमारा समीकरण संतुष्ट हुआ? नो मैम। No, ma'am. अगर हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या x बराबर है 4 इसका हल होगा? नो मैम। नहीं No, होगा, ma'am. क्योंकि हल कौन होता है? जो इसको संतुष्ट करता है। जो इसको संतुष्ट ही नहीं कर पाया उसको हम हल भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपसे पूछती हूँ एक और सवाल, ध्यान से आप उसको सॉल्व करना और मुझे बताना कि क्या x बराबर है 3 इस समीकरण का हल है? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और अपना आंसर मुझे बताइए कि क्या x बराबर है 3 इस समीकरण का हल है? यस मैम। यस मैम। ठीक, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 2 का 2, x की जगह पे लिखना है 3, तो 3 लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया, बराबर है 4। ये राइट हैंड साइड ऐसे की ऐसी ही नीचे उतरेगी, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 बराबर है 4, ऐसे का ऐसा। इसको हम नीचे को हल करते हैं तो 6 में से 2 गए 4, बराबर है 4। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के एकदम बराबर आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, x बराबर है 3 जो है वो इस समीकरण का हल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको कोई भी समीकरण दे दिया गया होगा, आपको उसका एक कोई भी हल दे दिया गया होगा, आपने बताना है वो हल है या नहीं है, ठीक है। तो अभी आप इन क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिए। बस आपने उसकी No, वैल्यू ma'am. पुट करनी होती है, मतलब x की जगह पे 3 लिखा है तो 3 आपने रखना होता है और अंत में बस यही चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है, हल होगा। अगर नहीं आ रही तो कहेंगे ये इसका हल नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। इसका हल ज्ञात करना है आपने तो ट्राई कीजिए। 2x, अच्छा ट्राई नहीं करना है, इसको हम सीखेंगे। हमारे पास एक समीकरण है 2x माइनस 3 बराबर है 5। ये मेरे पास एक समीकरण है, इसका हमने हल ज्ञात करना है। तो इसके लिए 2 तरीके थे। बहुत पहले जो एक तरीका इस्तेमाल करते थे वो था अंक गणितीय संक्रिया, ठीक है। उसमें क्या होता था, तो उसमें ये कहते थे कि देखो, जब भी हम किसी समीकरण का हल ज्ञात करते हैं हमें चर का मान चाहिए, ठीक है। और चर का मान कब निकलेगा, जब हम अपने चर को किसी तरह से बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। जब तक हमारा चर बिल्कुल अकेला नहीं रहेगा उसका हम हल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुने। जब भी हमने समीकरण का हल ज्ञात करना है, चर का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले तो अपने चर को आपने अकेला करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही आप उसको आगे हल कर पाओगे। तो यहां पर इन्होंने कहा कि चर को अगर हमने अकेला छोड़ना है तो चर के साथ जो चीजें लिखी गई हैं उनको भी हमें उससे दूर करना होगा, ठीक है। चर के साथ, ये मेरा चर है, इसे मैंने बिल्कुल अकेला रखना है, लेकिन इसके साथ कौन कौन है, एक तो 2 है और एक ये माइनस का 3 है। ये दोनों इसे अकेला नहीं कर रहे। तो इसको कैसे अकेला किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहला जो मेथड था वो था अंक गणितीय संक्रिया। देखते हैं क्या कहती है ये। तो अंक गणितीय संक्रिया ने कहा कि आप क्या करो, बारी बारी से इनको हटाओ, ठीक है। हाँ आपका आंसर ठीक है बच्चों, लेकिन जो हम यहाँ पे मेथड सीख रहे हैं उसको सीखें, तभी आपको पक्षांतरण विधि का भी अच्छे से समझ आएगा, है ना। हाँ x की वैल्यू 4 है, हम यहाँ दिख रहा है, उसको सॉल्व बाद में हम करेंगे। अभी ध्यान से सीखें कि हम इससे क्या
समझेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 3 बराबर है 5 था। अंकगणितीय संक्रिया ने कहा कि पहले इस माइनस के 3 और इस 2 को यहां से हटाओ। कैसे हटाना है? तो उसने कहा अगर आप किसी माइनस वाली संख्या को गायब करना चाहते हो, ठीक है, किसी माइनस वाली संख्या को किसी पक्ष में से, लेफ्ट हैंड साइड में से मैंने इस माइनस के 3 को गायब करना है, तो अंकगणित संक्रिया ने कहा कि इसी संख्या का उल्टा जोड़ दो, ठीक है, मतलब इसी संख्या का उल्टा लिख लो। यहाँ पे माइनस का 3 है तो मैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जमा का 3 लिख दो, मैंने लिख दिया, ठीक है। किस वाले मेथड से? अंकगणित संक्रिया से। अब देखो हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है कि जब हम किसी अंश और हर को सॉल्व करते थे, है ना, हम जब कुछ सॉल्व करते थे भिन्नों को, तो अगर मैं हर में 10 से गुणा करती थी तो मुझे अंश में भी 10 से गुणा करना पड़ता था या नहीं? सभी को याद होगा, है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपनी मर्जी से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जोड़ रहे हो तो आपको वो सेम चीज राइट हैंड साइड के साथ भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी जमा का 3 लिखना पड़ेगा। ये कौन सा मेथड है? तो ये अंकगणित वाला मेथड है। हम इससे कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं है, पर इसको हम सीख जरूर रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, इस माइनस के 3 को हटाना था तो मैंने इसी का उल्टा यहां पर लिख दिया। माइनस का 3 था, जमा का 3 लिख दिया। जमा का 3 होता तो मैं यहां पर माइनस का 3 लिखती, ठीक है। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में 3 को जोड़ा था तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 3 को जोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे इसको हल कीजिए तो 2x का 2x बच गया, इससे ये कट गया, बराबर है का निशान, और 5 में 3 जोड़ दिया तो आ गया 8, ठीक है। लेकिन अभी भी जो मेरा x है वो अकेला नहीं हुआ, तो मुझे अब इस 2 को भी गायब करना है। 3 यहां पर माइनस कर रहा था तो मैंने उसी संख्या से इसकी जमा कर दी। 2 यहां पर गुणा कर रहा है तो 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वेरी गुड, कहा डिवाइड कर दो। तो 2 मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, अपनी मर्जी से मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। तो मुझे राइट हैंड साइड में भी अपनी मर्जी से 2 को भाग करवाना होगा, ठीक है, 2 से भाग करवाना होगा। तो ये तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, और यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो x बराबर है 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो क्या ऐसा अगर हम किसी एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, या कभी अपने घर में क्वेश्चन कर रहे हो, अगर हम इस मेथड से करेंगे तो ये कितना लंबा हो जाएगा, होगा या नहीं, बताएं। में 2 क्यों है? हाँ जी बेटा। x बराबर 8 था तो फिर बटे में 2 कैसे आया? हाँ देखो, बटे में 2 कैसे आया, क्योंकि मैंने क्या करना था, अंकगणित संक्रिया कहती है कि चर को, मतलब इस x को अकेला छोड़ो, ठीक है, x को अकेला छोड़ो। तो अब 2 इसके साथ चिपका हुआ है, 2 x के साथ गुणा कर रहा था, मुझे किसी तरह से 2 को यहां से हटाना था, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, 2 से भाग कर दिया, किसको, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो जब देखो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में भी सेम वही चीज करनी पड़ती है, ठीक है। माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑफ करें। तो हुआ क्या, यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से बटा 2 लिखा था, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी बटा 2 लिखना ही होगा, जैसे हम करते थे ना अंश और हर के साथ। अगर मैं हर में अपनी मर्जी से 10 से गुणा कर रही हूं तो अंश में भी मुझे करना ही पड़ता था। तो वैसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से 2 से भाग दे रही हूं तो मुझे यहां पर भी भाग देना ही होगा, ठीक है। जब मैंने भाग दिया तो ये दोनों आपस में कट गए और ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। अभी कोई डाउट है बेटा तो पूछे। नो मैम। ठीक है। तो लेकिन हमने कहा कि ये तरीका बहुत लंबा है और ऊपर से बहुत हम इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे, तो इसलिए इस मेथड से हम अपने सवालों को हल नहीं करते। हम किस मेथड से क्वेश्चन हल करते हैं, तो हम हल करते हैं पक्षांतरण विधि के द्वारा, क्योंकि ये वाला मेथड आपके छोटे छोटे समीकरण के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे लंबे समीकरण आ जाए तो इससे तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमने किसको लिया, हमने लिया पक्षांतरण विधि को। तो इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है।
2x माइनस 3 बराबर है 5। जहां हमें इसे हल करने में देखिए कितना समय लग गया, इतना ज्यादा समय लग गया, वहीं हम पक्षांतरण विधि की मदद से इसे 2 सेकंड में हल कर लेंगे। ठीक है, तो पक्षांतरण विधि का भी वही मकसद है कि किसी तरह से इस x को अकेला छोड़ा जाए। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। पक्षांतरण विधि कहती है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जिस पक्ष में आपने अपने चर को रखना है या जिस साइड आप इस x को रखना चाहते हो उसके दूसरी तरफ इन दोनों चीजों को भेज दो। जहां पर आप x को मैं रखना चाहती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे 2 और -3 को राइट हैंड साइड में भेजना होगा। ठीक है, लेकिन भेजने का एक नियम है। क्या नियम है? तो आप सभी को वैसे तो वो पता है, लेकिन फिर से उसको हम समझ लेते हैं। देखो, कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में जमा हो रही होगी या उसके पास जमा का चिन्ह होगा, कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड में। क्या होगा? अगर किसी संख्या के पास जमा का निशान है तो जब वो संख्या राइट हैंड साइड को जाएगी तो बताइए उसका चिन्ह क्या बन जाएगा? माइनस ठीक है, और वहीं अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो माइनस की है और उसको हमने दूसरी तरफ भेजा है तो क्या बन जाएगा? प्लस ठीक है, अगर कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड में भाग दे रही है तो जब उसे हम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में भाग दे रही है तो राइट हैंड साइड जाके क्या करेगी? गुणा और अगर कोई संख्या यहाँ पे गुणा कर रही है तो वहां जाके क्या करेगी? डिवाइड मैम। ठीक है, चलो तो बस ये रूल होते हैं। ये 4 रूल आपको अगर आते हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। तो अभी 2 चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है बच्चों और समझनी भी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। देखो, सबसे पहले एक तो मैंने इस x को अकेला तो छोड़ना था, लेकिन इसके साथ 2 चीजें हैं। अगर ये सिर्फ इतना होता, अगर सिर्फ x माइनस 3 बराबर है 5 होता तो मैं फटाफट से x को 5 जमा 3 करके सॉल्व कर लेती, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो 2 भी है और माइनस का 3 भी है, इतनी सारी चीजें हैं। तो सवाल ये उठता है कि पहले किसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को भेजें। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 और x दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के बैठे हैं, एकदम भाई भाई बन के बैठे हैं। ठीक है, x से दूर कौन है, 2 या 3? 3 -3 जो संख्या x के साथ थी हमने उनको देखा कि x से दूर कौन था, x से दूर 3 था। तो जो पहले से ही बच्चों संख्या दूर होती है सबसे पहले उसी को हम दूसरी तरफ भेजते हैं। ध्यान रखिएगा, जो संख्या चर से पहले से ही दूर बैठी हुई है उसी को हम बराबर है कि उस पार भेजेंगे। तो मैंने 2x का 2x ऐसे का ऐसा लिख लिया, मैं इस माइनस के 3 को उठा करके उस तरफ भेजूंगी। तो मैंने लगा दिया बराबर है का निशान। अब बताइए मैं बराबर है के बाद क्या लिखूं, 5 लिखूं या 3 लिखूं? मैम 5 हाँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, 5 या 3? ठीक है, 5 मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो इसको ऐसे लिख लेंगे 3 जमा 5। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर भले ही ऐसा करके ठीक आने वाला है, लेकिन माइनस वाले केस में भी बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं लिखना है। तो कैसे हमें याद रखें कि यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से देखो, ये बराबर है का निशान है और उसके साथ पहले से ही 5 बैठा हुआ है। क्या 5 अपनी जगह को बदल रहा है? यस और नो? नो मैम। क्या 5 यहाँ से उधर जा रहा है? नहीं जा रहा। कौन जा रहा है अपनी जगह से, जगह छोड़ के? तो ये माइनस का 3। तो 5 अपनी जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर ये बराबर है के साथ है तो बराबर है के साथ आपको 5 ही लिखना होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे गलती कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि बराबर है के साथ जो पहले से बैठा हुआ है वही उसके साथ आपने लिखना है। तो 5 मैंने लिख दिया। अब 3 यहां से इधर को आ रहा है तो 3 मैंने यहां लिख दिया। कहां? 5 के बाद कौन सा साइन लेके आएगा? यहाँ पर इसके पास माइनस का चिन्ह था, ठीक है, तो यहाँ आया तो प्लस बन गया। तो ये हमारे पास बन गई एक चीज। हमने क्या किया, माइनस के 3 को दूर कर दिया। अब हमारे पास बच गया है 2x। तो इस 2 को भी हमने हटाना है। कैसे हटाएंगे? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 जमा 3 आ गया 8। हाँ, अब बताओ, x को अकेला छोड़ दिया, हम इसको डिवाइड करेंगे अब। डिवाइड करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो,
और बराबर है के बाद तो 8 ही आएगा, क्योंकि पहले से बराबर है के साथ बैठा था तो इसकी जगह नहीं बदलेगी। अब बात उठती है कि भाग देंगे कैसे लिखें, इसको हम ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे लिखें। बटे में 8 ठीक है, लेकिन आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे आप लिखना चाहो, लेकिन भाग जरूर करना है, काटना जरूर है अगर वो कट रहे हो तो। ठीक है, अगर वो कट रहे होंगे तो आप उनको काट देना, अगर वो नहीं कट रहे होंगे तो फिर उनको बटे में लिख देना। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है वो 2 को यहाँ से उठाया और कहा मैं इसको ले गई, तो 8 तो पहले ऐसे ही रहेगा, 2 को मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो जब हमने इसको इस तरह से किया तब भी इसकी वैल्यू 4 आ रही है, जब हमने इसको अंकगणित वाले मेथड से किया था तो भी इसकी वैल्यू 4 ही आ रही थी। लेकिन ज्यादा इजी और जल्दी जो है वो पक्षांतरण विधि के द्वारा हमारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए 1-2 क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है मैम, हमारे पास अभी सर का फोन आया था, कहते क्लास ज्वाइन नहीं करते आप। बेटा, अभी इस वक्त आपको फोन आया था? यस मैम। उनका नाम क्या है? रवि मैम। रवि सर? ठीक है, ठीक है बच्चों, आप उन्हें बता दिया करें कि आपकी क्लास की टाइमिंग 5:30 बजे की है, शायद उनको थोड़ी कंफ्यूजन हुई है इस बारे में। ठीक है बेटा, तो इस बारे में चलो बाद में हम बात करेंगे क्लास के बाद में, अभी करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि x जमा 9 बराबर है 17, तो आपका उत्तर क्या आएगा, फटाफट से बताएं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x को छोड़ देंगे बिल्कुल अकेला, और बराबर है के बाद कौन आएगा, जल्दी बताइए, बराबर है के बाद 9 आएगा या 17 आएगा? मैम 17 मैम। देखिए इसके साथ पहले से ही बैठा है, ये अपनी जगह नहीं बदलेगा, जो अपनी जगह बदल रहा है वो बाद में आएगा। तो 9 को मैं इधर ले आई, यहाँ पे जमा का था, यहाँ पे जमा का था, यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो x बराबर है 17 में से 9 माइनस कीजिए फटाफट से, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, x बराबर है 8। चलो ये तो जमा वाला हो गया। अब देखिए x माइनस 9 बराबर है 3, सॉरी x जमा 9 बराबर है 3। अब इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। मैम x बराबर 6। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से, कभी प्लस माइनस की गलती भी हो जाती है, बिल्कुल ध्यान से। नहीं, 8 तो नहीं आएगा। माइनस का 6। ठीक है, x को मैंने ऐसे रखा, बराबर है का निशान लगा लिया, बराबर है के निशान के बाद लिखा जाएगा 3, क्योंकि ये पहले से यहाँ बैठा है, इसकी जगह यही है तो इसको यहीं रखेंगे, और माइनस का आ जाएगा 9। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जमा का था, यहाँ पर गए तो माइनस का आ गया, है ना, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 9। अब इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 9 तो माइनस नहीं होते, लेकिन 9 में से 3 माइनस होता है, तो 9 में से 3 माइनस कर दिया, आ गया 6। 3 और 9 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो तो 2x बराबर है 2, बताइए। एक। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो x को छोड़ देंगे बिल्कुल अकेला, और 2 के बटे में आ जाएगा 2। अब कुछ बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो गलती से वो इनको काट के लिख देते हैं 0। तो बच्चों ध्यान दें, कभी भी जब आप भाग करते हो तो उत्तर 0 नहीं आता है। जब आप एक ही संख्या को उसी संख्या से भाग करते हो तो उत्तर कभी भी 0 नहीं आता, क्योंकि अगर आप 2 को 0 से गुणा करो तो 0 आएगा, जब आप 2 को 1 से गुणा करेंगे तभी तो 2 आता है ना। तो इसलिए कभी भी एक समान संख्या हो और वो क्या कर रही हो, खुद को ही खुद से भाग दे रही हो, तो उत्तर हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर x बटा 2 बराबर है 4। मैम 6 आएगा इसका आंसर। बेटा थोड़ा ध्यान से करें, थोड़ा सा ध्यान से, 6 नहीं आएगा।
8 आएगा। 8 आएगा। देखो 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उस पार जाएगा तो 4 के साथ गुणा कर जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया, x आ गया 8। तो ये थे 4 केसेस जो आपको पता होने चाहिए कि जमा हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और गुणा हो तो भाग, भाग हो तो गुणा। ठीक है, तो अभी आप तैयार हैं एक क्वेश्चन पोल में करने के लिए? फटाफट से बताएं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, वो वाला ज्यादा टफ नहीं है। तो अभी करते हैं चैट, सॉरी पोल सेक्शन में क्वेश्चन। तो आपकी चैट अभी के लिए ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा। y जमा 2 बराबर है 6। इसका आपने हल ज्ञात करना है। हल मतलब y की वैल्यू ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए y बराबर है 1, ऑप्शन नंबर 2 y बराबर है 5, ऑप्शन नंबर सी y बराबर है 4, और ऑप्शन नंबर डी y बराबर है 8। ये आपने करना है पहले इसको हल, उसके बाद ही अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। हाँ बेटा, बस अभी देखें, अभी देखें, पोल आपको नजर आ चुका होगा। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। ओके बेटा, जिसका हो गया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी हैं 15 स्टूडेंट्स, तो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना अपना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, लेकिन ऐसा सॉल्व करो कि आंसर बिल्कुल परफेक्ट आए, है ना, बिल्कुल आपको बाद में बार बार सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, जिनका हो गया आंसर सी है मैम। बेटा अजमेर सिंह जी के नाम से जो है आपने बेटा ऐसे आंसर नहीं बताना है। पोल में जो क्वेश्चन आता है ना, वो एक तरह का टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे ही पोल एंड होगा फिर आप अपना आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ऐसे आप आंसर ना बताएं। वैसे अभी भी पक्का गारंटी नहीं है कि यही आंसर है या नहीं, तो बाकी बच्चे सॉल्व करो, उसके बाद ही आंसर देना है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर दें फटाफट से। क्लास में है 14 बच्चे, तो हैंड रेज करो, जिसने भी आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। सिमरन बेटा आंसर दे दीजिए, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। सिमरन? मैम अभी नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो अभी सॉल्व कर ले बेटा, फिर आंसर दे दें। आंसर जब आप दे देंगे तो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 14, मतलब कि 14 बच्चे, तो 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए बच्चों, फिर करेंगे हम 10 सेकंड्स का वेट। ठीक है, निर्मल ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अभी क्लास में फिर 15 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए, तो अब करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर 10 सेकंड्स में दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और पोल भी हो चुका है एंड। और आंसर आपको कितने बच्चों ने किसको चुना है वो आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा होगा। तो बताइए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है? सी को। मैम सी को मैम। देखते हैं, y को अकेला छोड़ना है, y का y लिखेंगे, बराबर है का निशान लगा देंगे और साथ में लिख देंगे 6, क्योंकि बराबर है के साथ 6 लिखा गया है। कौन अपनी जगह बदल रहा है? तो ये 2 अपनी जगह बदलेगा, यहां पर आ जाएगा, किस चिन्ह के साथ आएगा? तो माइनस के चिन्ह के साथ है। यहाँ पे जमा था तो वहां पे माइनस बन जाएगा, तो y बराबर है आ जाएगा 4, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करो तो 4 ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, जो कि काफी बच्चों का ठीक था। एक स्टूडेंट ने गलती से शायद ऑप्शन डी पे क्लिक कर दिया है, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बन जाता है माइनस। ठीक है, चलिए, तो अभी बढ़ते इनको प्लस कर दिया। ऑप्शन नंबर सी। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अलग से टाइप का। 3 ए नहीं कुछ और लेते हैं, बी -6 बराबर है
b प्लस 9। चलिए इसका आंसर बताइए। इसको सॉल्व कैसे करना है पहले मेरे मुझसे आप सीखेंगे, उसके बाद हाँ अगर आपको इसका आंसर करना आता है तो जरूर आप ट्राई करें, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा डाउट है वो मेरे साथ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि मैंने देखा कि इस पक्ष में भी b है, इस पक्ष में भी b है। अब ऐसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पक्षों में हम चर को रखें और हमारा आंसर आ जाए, हमें चर को किसी एक पक्ष में रखना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस b को उठा करके यहां पर मैं ले आई, ठीक है। तो जब आपका जो एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को कोई संख्या आती है तो उतना फर्क नहीं पड़ता कि बराबर है के साथ कौन था कौन नहीं था, ठीक है। तो यहां पर हम ज्यादा नहीं सोचेंगे कि बराबर है के साथ 6 है या कौन है, इसमें ऐसा ज्यादा नहीं सोचा जाता। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाती है तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अभी हम राइट हैंड साइड से इधर को ला रहे हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं, 3b का 3b माइनस 6 का माइनस 6, b को मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो b लिखा जाएगा ऐसे, किस साइन के साथ, फटाफट से बताएं b का साइन कौन सा होगा, b का चिन्ह कौन सा होगा, माइनस माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जमा का निशान था और वहां जाके हो जाएगा माइनस। अब यहां से b खत्म हो चुका है तो बराबर है 9, ठीक है। ये सभी को समझ आया मैंने क्या किया, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ ले बच्चों। b को यहां से उठा के मैं यहां ले आई क्योंकि एक ही पक्ष में हमारा चर होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो 3b को ऐसे का ऐसा ही लिखा और माइनस के 6 और माइनस के b की जगह को बदल दिया। माइनस का b मैंने यहां लिख दिया और माइनस का 6 मैंने यहां लिख दिया, लेकिन जब मैंने इनकी जगह को बदला बच्चों तो इनके चिन्हों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। माइनस का b था तो माइनस का लिखा है, माइनस का 6 था तो माइनस का ही लिखा है, चिन्हों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जिसका जो चिन्ह है उसको आपने वही चिन्ह देना है। अब मैंने इनको साथ में लिखा तो मुझे पता है ये समान पद है, समान पदों को हम आपस में घटा सकते हैं। तो 3b में से जब एक b चला गया तो हमारे पास 2b बच गए, माइनस का 6 ऐसे का ऐसा और बराबर है का 9 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब करते हैं इसको फटाफट से हल। तो हमने b को अकेला छोड़ना है, सबसे पहले बराबर है कि उस पार कौन जाएगा, तो माइनस का 6 जाएगा। क्यों, क्योंकि ये b से पहले से ही दूर है तो इसको और दूर कर देंगे। 2b बराबर है 9 जमा 6, ठीक है। b की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो b की वैल्यू निकालिए, 2b ना लिखें, है ना, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं। 9 में 6 जोड़ो कितना आएगा, 15 12 15 मैम 15। 15 b को अकेला छोड़ेंगे, बराबर है कितना आ जाएगा, b को मैंने अकेला छोड़ा, 2 यहां पर गुणा कर रहा था, वहां जाके क्या करेगा, भाग भाग में आप इसको 15/2 लिख सकते हो, आप इसको 15 डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको बटे में लिखना है तो आप इसको बटे में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका मतलब आंसर आपको परफेक्ट लिखना है तो आप बटे में लिख लेना। तो अभी देखिए ध्यान से, बहुत से बच्चों ने आंसर थोड़ा गलत लिखा है, वैसे टाइम हो चुका है लेकिन एक बार मैं आंसर देख लेती हूँ। 1/5 5 3 3 नहीं, थोड़ा सा गलत है। अभी देखिए इसमें ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। 3b माइनस 6 माइनस b मैंने एक तरफ ले आई थी मैं इन दोनों को, फिर मैंने क्या किया, तो b वालों को एक साथ रख दिया। जब मैंने इनको साथ में लिखा तो मैंने इनके चिन्हों को नहीं बदला। गलती कहाँ हुई होगी, तो बहुत से बच्चों ने इसको जमा का 6 बना दिया होगा, इसलिए वहां जाके फिर ये माइनस बन गया। तो ऐसा नहीं करना था, हमने इसको माइनस का 6 ही लिखना है क्योंकि ये माइनस का 6 ही तो है। उसके बाद फिर इसको हल कर दिया तो 2b आ गया और माइनस का 6 ऐसे का ऐसा। फिर हमने इसको भेज दिया बराबर है कि उस तरफ, तो यहाँ ये माइनस का था तो वहां जाके जमा का बन गया, जमा करके आ गया 15, है ना। और फिर हमने b को बिल्कुल अकेला छोड़ना था तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, 2 इसके साथ था, 2 को भी हमने यहां से हटा दिया, तो हमारे पास उत्तर में आ गया b बराबर है 15/2। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको पोल में भी आएंगे जिसमें दोनों तरफ ही आपके चर होंगे और आपको डिसाइड करना है कि कैसे इनको हल करना है, जो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास वहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट का, तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछिए। अगर कोई डाउट है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।